या कॉल करूं पुलिस को? बर्फ जैसे ठंड वो शब्द उसके गले में ही अटक गए। वो एक शानदार बेडरूम में था जिसकी दीवारों पर महंगी पेंटिंग सजी थी और बेड इतना सॉफ्ट था मानो किसी राजा का पलंग हो। ये उसकी दुनिया नहीं थी। दरअसल अभिमन्यु एक डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर था, लेकिन आर्मी से निकलने के बाद अभिमन्यु कैब चलाने का काम करता था। अभिमन्यु के लिए आर्मी से कैब ड्राइवर बनने तक का सफर कैसा रहा था, यह तो वही जानता था। कल रात नशे में धुत जो खूबसूरत लड़की अभिमन्यु की पैसेंजर थी, आज सुबह वो उसी लड़की के साथ उसके बेडरूम में था। किसी आलीशान विला में रहने वाली एक लग्जरी एसयूवी चलाने वाली अमीरजादी। अभिमन्यु ने मन ही मन सोचा, ये लड़की और मैं, हम दोनों दो अलग अलग दुनिया के लोग हैं। हमारे रास्ते कभी नहीं टकराने चाहिए थे, लेकिन लगता है किस्मत को मजाक करने की बहुत बुरी आदत है। इससे पहले कि अभिमन्यु कुछ और समझ पाता, एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा, जिसकी तीखी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी थी। बिना किसी वजह के इस ड्रामे में घसीटे जाने से अभिमन्यु को उसके चेहरे से साफ साफ नफरत टपक रही थी। क्यों? तुम क्या ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि तुम मेरी जिम्मेदारी लेना चाहते हो? अभिमन्यु ने सिर हिलाया। उसकी मिलिट्री ट्रेनिंग उसे अपने प्रिंसिपल्स पर फर्म रहना सिखाती थी। देखो, जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं एक मर्द हूं और मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। आध्या ने उसे एक ठंडी क्रूअल हंसी के साथ बीच में ही काट दिया। मर्द? हाँ, और इसका क्या मतलब समझूं मैं? चलो मैं तुम्हें समझाती हूं। मैं आध्या चौहान हूं, चौहान ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट, और तुम एक ड्राइवर हो। मेरे ड्राइवर की जितनी सैलरी है, तुम एक महीने में उतना भी नहीं कमाते होगे। तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हो? किस बेसिस पर? हाँ। एक पल के लिए अभिमन्यु शॉक्ड रह गया। उसके कानों में आध्या के शब्द हथौड़े की तरह बज रहे थे। फिर उसके होठों पर एक कड़वी सी हंसी नजर आने लगी, मानो वो खुद पर तरस खा रहा हो। उसने मन ही मन सोचा, सही बात है, इसकी औकात के सामने मेरी क्या हस्ती है। तो क्या हुआ अगर मैं पहले आर्मी में था? आज तो मैं सिर्फ एक कैब ड्राइवर हूं। अगर अभिमन्यु को पैसों की इतनी जरूरत ना होती तो वो दिन रात डबल शिफ्ट नहीं कर रहा होता, और इस मुसीबत में तो बिल्कुल भी नहीं फंसता। इससे पहले कि अभिमन्यु एक शब्द भी कह पाता, आध्या ने बेड से ब्लैंकेट खींचकर फेंक दिया। सुबह की ठंडी हवा अभिमन्यु के बदन से टकराई तो वो सिहर उठा। अभिमन्यु ने फौरन खुद को ढकने की कोशिश की। उसका चेहरा शर्म और गुस्से से तमतमा गया था। वो लगभग चीख पड़ा, पागल हो गई हो क्या तुम? आध्या की आंखों में शरारत नजर आ रही थी और उसके होठों के कोने एक सार्केस्टिक मुस्कान से उभर गए। वो पूरी तरह से बेपरवाह ठंडे लहजे में बोली, ये टफ गाय वाला एक्ट बंद करो। उसने एक पल रुककर अभिमन्यु को ऊपर से नीचे तक घूरा और फिर कहा, क्या ये तुम्हारा पहली बार था? वैसे मजे की बात तो यह है कि ये मेरा भी पहली बार था। अभिमन्यु के मन में कड़वाहट खुल गई। इस लड़की का घमंड आसमान छू रहा था। उसने बस सिर हिलाया और अपने जूते पहनने लगा। ठीक है, तुम जीती। तुम बहुत बड़ी हस्ती हो और मैं कुछ भी नहीं। अब मैं जा सकता हूं? आध्या ने नाइट स्टैंड पर रखे नोटों के एक मोटे बंडल की ओर इशारा किया। ये पैसे ले लो। वैसे तुम्हारी ड्राइविंग से मैं काफी इंप्रेस हुई। अगली बार जब मुझे राइड की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें ही कॉल करूंगी। ये बेइज्जती की हद थी।
अभिमन्यु को लगा जैसे किसी ने उसके सेल्फ रिस्पेक्ट पर जलता हुआ कोयला रख दिया हो। उसे जवाब देना ही था। उसने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए नफरत भरे लहजे में कहा, इसे एक टेस्ट ड्राइव समझ लेना, वो भी मुफ्त में। इतना कहकर अभिमन्यु ने जोर से दरवाजा अपने पीछे बंद किया और उस आलीशान विला से बाहर निकल गया। जैसे ही दरवाजा उसके पीछे एक क्लिक की आवाज के साथ बंद हुआ, उसकी जेब में रखा फोन वाइब्रेट हुआ। कैब कंपनी से एक नोटिफिकेशन आया था। उसने फोन निकाला और उस पर आए मैसेज को पढ़ते ही उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आद्या ने उसे पहले ही 1 स्टार रिव्यू दे दिया था। रीजन, ड्राइवर बहुत बदतमीज है। उसके कदम वहीं जम गए। उसने ऊपर तीसरी मंजिल की खिड़की की ओर देखा, जहां से शायद आद्या उसे देख रही थी। अभिमन्यु ने दांत पीसते हुए मन में सोचा, घटिया लड़की, इसने ये सब जानबूझकर किया है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। जैसे ही सामने का दरवाजा जोर से बंद हुआ, आद्या के असली इमोशन बाहर आए। उसके पैर कमजोर होने लगे और वो कांपते हुए जमीन पर बैठ गई। उसकी बॉडी के लोअर पार्ट में हल्का दर्द हो रहा था, पिछली रात की एक दर्दनाक याद। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने रजाई का एक कोना उठाया और उसकी मुट्ठियां इतनी जोर से कस गई जिससे उंगलियां सफेद पड़ गई। उसके चेहरे से सारा रंग उड़ गया क्योंकि वो अपनी आंखों से आंसुओं को बहने से रोकने के लिए लड़ रही थी। आद्या का दिमाग ये मानने को तैयार नहीं था, ये सब उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने किया था। वो दोस्त जो उसकी बहन से भी बढ़कर थी। कोई और वजह हो ही नहीं सकती थी। उसकी ड्रिंक में जरूर कुछ मिलाया गया था, वरना जिसे उसने 20 साल से ज्यादा संभाल कर रखा था, एक ऐसे ड्राइवर के हाथों कैसे खो सकती थी जिसका नाम तक उसे नहीं पता था। दीवार पर लगी घड़ी पर नजर डालते ही उसका दिल बैठ गया। उसका प्लेन 3 घंटे में लैंड कर रहा था और इस सबसे बुरे वक्त में एक ऐसे इंसान ने उसकी पीठ में छुरा घोंपा था जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। लेकिन अब उसे क्या करना चाहिए? या वो सब कुछ छोड़ दे और हार मान ले? उसने 2 साल तक उसका इंतजार किया था, पूरे 2 लंबे साल, और उसके फैमिली की कंपनी जो पहले ही डूबने की कगार पर थी। हार मानना कोई ऑप्शन था ही नहीं। दूसरी तरफ फोन के स्पीकर से आती मैनेजर श्रीवास्तव की चीखती हुई आवाज इतनी तेज और जहरीली थी कि अभिमन्यु को अपना फोन कान से दूर करना पड़ा। अभिमन्यु, तुम ये नौकरी करना भी चाहते हो या नहीं? प्रोबेशन पर ये तुम्हारी तीसरी गलती है। अभिमन्यु ने पेशेंस के साथ जवाब देने की कोशिश की। श्रीवास्तव जी, पर इसमें सच में मेरी कोई गलती नहीं थी। लेकिन मैनेजर उसकी बात सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं था। उसने अभिमन्यु की बात बीच में ही काट दी। तेरी नहीं तो क्या मेरी गलती है? अरे मुझे कोई मतलब नहीं है कि वजह क्या थी। तुम उस कस्टमर के पास जाओ और उससे वो रिव्यू हटवाओ, वरना अपनी इस नौकरी को बाय बाय कह दो, समझे? अभिमन्यु ने गुस्से में कहा, आप होश में तो हैं? वो कस्टमर 1 नंबर की सिरदर्द थी और आप चाहते हैं कि मैं वापस वहां जाकर उससे गिड़गिड़ाऊं? मैनेजर की आवाज में एक भद्दी सी हंसी गूंजी। उसने तंज कसा। तुम सिर्फ एक ड्राइवर हो, तुम्हारा काम है चुपचाप गाड़ी चलाना। ये तेवर किस बात के दिखा रहे हो? बस यही वो पल था जहां अभिमन्यु के सब्र का बांध टूट गया। भाड़ में जाइए आप, और आपकी ये नौकरी मैं छोड़ रहा हूं। दूसरी तरफ से मैनेजर की आवाज में अब अजीब सी खुशी थी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। बड़े हिम्मत वाले हो। अब वापस आने की जरूरत नहीं है। तुमने प्रोबेशन पूरा नहीं किया, इसलिए ना कोई सैलरी मिलेगी ना कोई कमीशन। और हाँ, अपना डिपॉजिट भी भूल जाओ। अभिमन्यु की आवाज अब किसी बर्फीली तूफान की तरह ठंडी हो गई थी। उसने पूछा, क्या मतलब है आपका? क्या मतलब है मेरा डिपॉजिट? मैनेजर ने पलटकर जहरीले अंदाज में कहा, सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, साफ साफ। अरे शुक्र मनाओ कि मैं तुम पर कंपनी की इज्जत खराब करने के लिए केस नहीं कर रहा हूं। रखो फोन। और लाइन कट गई। अभिमन्यु के पूरे जिस्म में गुस्सा लावा की तरह दौड़ गया। 1 महीने की जी तोड़ मेहनत, हर रोज सूरज निकलने से पहले खुद को बेड से घसीट कर उठाना, और क्या मिला? एक धेला भी नहीं। ऊपर से वो उसके 25,000 रुपए का डिपॉजिट भी रख रहे थे। कौन करता है ऐसा? अभिमन्यु ने मन ही मन सोचा, ये तो धोखा है। पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म ही फ्रॉड है। उसका मन हुआ कि वो अभी वापस ऑफिस जाए और उस मैनेजर का कॉलर पकड़कर जवाब मांगे।
लेकिन उसने खुद को रोक लिया। मैनेजर सही था, सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था। वो उनकी शर्तें पूरी नहीं कर पाया था। वो चाहे कितना ही बड़ा तमाशा खड़ा कर दे, कानूनी तौर पर वो कहीं नहीं टिकेगा। पर अब वो करेगा क्या? अभिमन्यु की नजर सड़क के उस पार बने आलीशान विला पर जाकर टिक गई और उसका दिल जैसे भारी हो गया। सड़क के एक तरफ उसकी फूटी हुई किस्मत थी और दूसरी तरफ वो विला जहां से उसकी ये बर्बादी शुरू हुई थी। इस वक्त अभिमन्यु के मन में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन आखिरकार उसने अपने कंधे झटके और एक सोल्जर की तरह सीना तानकर उस विला की तरफ चल पड़ा। डोरबेल बजाने पर एक लंबी खूबसूरत लड़की दरवाजे पर दिखाई दी। ये आद्या चौहान थी। वो शायद अभी अभी नहा कर निकली थी। उसके गहरे काले बाल अभी भी गीले थे और उसकी गर्दन से चिपक रहे थे। उसके गालों पर एक हल्की सी गुलाबी रंगत थी। उसने अभिमन्यु को जिस तरह देखा, उसमें एक अजीब तरह की कशिश थी, जिससे कोई भी लड़का एक पल को सांस लेना भूल जाए। हालांकि अभिमन्यु खुद को तैयार करके आया था, फिर भी उसकी सांस अटक गई और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे पता था कि पिछली रात भी काफी खूबसूरत थी, लेकिन तब लाइट्स डिम थी और वो उसकी क्लाइंट थी। उसने हिम्मत ही नहीं की थी कि वो उसे ठीक से देख सके, लेकिन उसकी परछाई, हाँ, वो परछाई उसके अंदर किसी ना भूलने वाली याद की तरह बस गई थी। एक पल के लिए अभिमन्यु पूरी तरह खो गया। रास्ते भर जो माफी वो रटता हुआ आया था, वो उसके दिमाग से गायब हो गई। उसे शब्द नहीं मिल रहे थे, लेकिन वो एक बात पक्के तौर पर जानता था, बेशक ये लड़की अब तक की सबसे खूबसूरत लड़की थी जिसे उसने देखा था। कुछ सोचते हुए अभिमन्यु ने एक कदम पीछे ले लिया। लगभग 6 फीट की दूरी से उसकी नजर नीचे झुकी और आद्या की लंबी तराशी हुई टांगों पर जा टिकी। उसकी स्किन इतनी गोरी थी कि दोपहर की धूप में चमकती हुई लग रही थी। अपने मन में उठ रही एक क्रेजी सी डिजायर से अभिमन्यु लड़ रहा था कि वो हाथ बढ़ाकर देखे कि क्या वो उतनी ही मुलायम है जितनी दिखती है। आद्या के होठों पर एक हल्की मजाक उड़ाती हुई मुस्कान तैर गई। उसने तिरस्कार भरी आवाज में कहा, कैसे वापस आना हुआ? अभिमन्यु ने उसकी टोन को नजरअंदाज करते हुए अपनी नजरें और झुका ली। मैं पिछली रात के लिए माफी मांगने आया था। जो कुछ भी हुआ वो मेरी गलती थी। मैं बहक गया था। आद्या ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अच्छा, तो मतलब ये है कि मैंने तुम्हें बहकाया था, है ना? मेरा वो मतलब नहीं था, अभिमन्यु ने जल्दी से कहा। आद्या ने लापरवाही से हवा में हाथ लहराया। सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मैंने इनिशिएट किया था और फिर मैंने तुम्हें पैसे ऑफर किए जो तुमने बड़े उसूलों वाले बनकर ठुकरा दिए। तो अब वापस क्यों आए हो? अब क्या चाहिए तुम्हें? देखो, वो बस एक रात थी। ये मत कहना कि तुम इसे सीरियसली ले रहे हो। अगर तुम इसीलिए यहां आए हो तो रहने दो। हम दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग है। We are from two completely different worlds. अगर मैंने पी ना होती और मेरा मूड खराब ना होता, तो तुम जैसा आदमी मेरे बेड क्या, बेडरूम के पास तक भी नहीं पहुंच पाता।